हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 20 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि विज्ञान केंद्र कुलवर्गी। कृषि विज्ञान केंद्र कुलवर्गी को सम्मानित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है, कृषि विज्ञान केंद्र कुलवर्गी कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के द्वारा दिया जाता है, ICAR के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो घोषणा है ICAR, क्योंकि ICAR की ने हाल ही में ICAR ने 16 जुलाई को अपना स्थापना दिवस बनाया। कौन सा? तो 93वां स्थापना दिवस था। 16 जुलाई को ICAR ने अपना 93वां स्थापना दिवस बनाया। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने अपना 93वां स्थापना दिवस बनाया। कौन सा? 93वां। क्योंकि 16 जुलाई सन 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 16 जुलाई सन 1929 को। इसलिए 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 93वां स्थापना दिवस बनाया। इस स्थापना दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020-21 से कृषि विज्ञान केंद्र कुलवर्गी जो कर्नाटक में पड़ता है को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR कृषि अनुसंधान ICAR ने कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए नॉर्मन बोरलॉन्ग राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए नॉर्मन बोरलॉन्ग राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया काजल चक्रवर्ती को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, काजल चक्रवर्ती को नॉर्मन बोरलॉन्ग राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। काजल चक्रवर्ती को। बात आई है नॉर्मन बोरलॉन्ग की। नॉर्मन बोरलॉन्ग कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हें। नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और ये अमेरिका के थे। नॉर्मन बोरलॉन्ग कहाँ के थे? अमेरिका के थे। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। जबकि विश्व भर में पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को सन 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नॉर्मन, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इन्हें शांति के क्षेत्र में पीस का नोबेल मिला था। इन्हें कब मिला था? सन 1970 में मिला था। पीस का नोबेल नॉर्मन बोरलॉन्ग को मिला था। और इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो ये नॉर्मन बोरलॉन्ग कौन थे? तो विश्व जो हरित क्रांति है उसमें विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। नॉर्मन बोरलॉन्ग राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया काजल चक्रवर्ती को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के वन विभाग ने ट्री एम्बुलेंस अभियान लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने ट्री एम्बुलेंस अभियान शुरू किया है? तो ये क्या? पश्चिम बंगाल राज्य के वन विभाग ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राज्य के वन विभाग ने इस अभियान को लॉन्च किया है। बात आइए इस अभियान में क्या किया जाएगा? तो इस अभियान के माध्यम से पश्चिम बंगाल के नागरिकों को पौधे वितरित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के नागरिकों को पश्चिम बंगाल वन विभाग के द्वारा ट्री एम्बुलेंस अभियान के तहत पौधे वितरित किए जाएंगे। बात है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी अर्थात तैरती हुई लाइब्रेरी बनी थी, नाव पर बनी थी। ये फ्लोटिंग लाइब्रेरी कोलकाता में हुगली नदी पर बनाई गई थी। यानी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बना है। भारत का पहला टायर पार्क भी पश्चिम बंगाल में बना है। पश्चिम बंगाल की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं देख लेते हैं। पथश्री अभियान, कृषक बंधु योजना,
ये पश्चिम बंगाल की सबसे इम्पोर्टेंट योजना है कृषक बंधु योजना। पश्चिम बंगाल की सबसे इम्पोर्टेंट योजना है कृषक बंधु योजना। युवा श्री अर्पण योजना, युवा श्री अर्पण योजना। माँ योजना, माँ योजना भी पश्चिम बंगाल की है। माँ योजना, युवा श्री अर्पण योजना, पथश्री अभियान तथा कृषक बंधु योजना है पश्चिम बंगाल की कुछ महत्वपूर्ण योजना है। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार बनी है, उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री बनी है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, हाल ही में उन पर पश्चिम बंगाल की जो हाई कोर्ट है उसने जो है जुर्माना भी लगाया था। हाल ही में 2 लाख का जुर्माना लगाया गया था ममता बनर्जी पर। तो ट्री एम्बुलेंस अभियान पश्चिम बंगाल वन विभाग ने लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व इमोजी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व इमोजी दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई को मनाया जाता है। इमोजी आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर हम यूज करने वाले स्टिकर होते हैं इस प्रकार के, या कोई भी ये जो स्टिकर बना के भेजते हैं हम, रोने वाला हंसने वाला, उन्हें इमोजी के नाम से जाना जाता है। तो विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मनी के डॉर्टमुंड में स्पार्कसेन यानी ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट को जीता है? तो हाल ही में किसने जर्मनी के डॉर्टमुंड में स्पार्कसेन यानी ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट को जीता है? तो ये जीता है विश्वनाथ आनंद ने। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने इस यानी ट्रॉफी को जीता। इस ट्रॉफी का नाम था स्पार्कसेन ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट। ये जीता है विश्वनाथ आनंद ने। विश्वनाथ आनंद भारत के महान शतरंज के खिलाड़ी हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है द माइंड मास्टर। द माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। द माइंड मास्टर इनकी आत्मकथा का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का क्या नाम है? द माइंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया नेपाल। ये नेपाल में पड़ता है कुर्था। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के बीच। इस नए रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया गया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस नए रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो 34.5 किलोमीटर है। 34.5 किलोमीटर लंबे इस नए रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। जयनगर कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। भारत के बिहार राज्य में पड़ता है जयनगर और इस ट्रैक की लंबाई 34.5 किलोमीटर है। बात आई है नेपाल की। नेपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायत ये नेपाल की संसद का नाम है। नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में, 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देओबा। ये 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेपाल के रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं शेर बहादुर देओबा। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी है। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जयनगर बिहार में पड़ता है, कुर्था नेपाल में पड़ता है। तो शुरू किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक उम्र में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? तो हाल ही में भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में, यहाँ होना चाहिए हाल ही में भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में कप्तानी करने का रिकॉर्ड पूरे विश्व में नहीं कराया, इन्होंने भारत में कराया। तो हाल ही में भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? तो ये बनाया शिखर धवन ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, शिखर धवन ने ये रिकॉर्ड बना दिया। शिखर धवन भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में कप्तानी करने वाले कप्तान बन चुके हैं। भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में कप्तानी करने वाले कप्तान बन चुके हैं शिखर धवन ने 37 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। यानी शिखर धवन ने 37 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। इससे पहले मोहिंदर अमरनाथ, भारत के महान खिलाड़ी मोहिंदर अमरनाथ के नाम था यह रिकॉर्ड, मोहिंदर अमरनाथ के नाम था। मोहिंदर अमरनाथ ने 34 साल 37 दिन की उम्र में मोहिंदर अमरनाथ ने जो है कप्तानी की थी, जबकि शिखर धवन ने 35 साल 225 दिन की उम्र में कप्तानी की। और भारत
भारत के लिए सबसे अधिक उम्र में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बना दिया शिखर धवन ने। ये जो रिकॉर्ड है भारत और श्रीलंका के मध्य है, जो हाल ही में वो हुआ था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच हुआ था कोलंबो में, वहाँ बनाया गया। तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। 37 साल पुराने मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 34 साल 37 दिन की उम्र में कप्तानी कर भारत में सबसे अधिक उम्र में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया था। उसमें शिखर धवन ने 35 साल 225 दिन में कप्तानी कर भारत में सबसे अधिक उम्र में शिखर धवन ने कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में विश्व के सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? एक बार फिर शिखर धवन। ये रिकॉर्ड भी शिखर धवन ने बनाया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिखर धवन विश्व के चौथे सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और 6000 रन बनाने वाले 10वें भारतीय खिलाड़ी बने। ओवरऑल 6000 रन बनाने वाले भारतीय कौन से भारतीय बने? 10वें भारतीय बने और सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बने। सबसे तेज 6000 रन किसने बनाया? हाशिम आमला। ये सबसे तेज 6000 रन बनाए। इन्होंने 123 पारियों में 6000 रन बनाए। दूसरे नंबर पर है विराट कोहली, इन्होंने 136 पारियों में 6000 रन बनाए। और तीसरे नंबर पर केन विलियमसन है न्यूजीलैंड के, इन्होंने 139 पारियों में 6000 रन बनाए। सबसे कम पारियों में जो 6000 रन है वो हाशिम आमला दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, इन्होंने 123 पारियों में 6000 रन बनाए। दूसरे नंबर पर विराट कोहली, इन्होंने 136 पारियों में 6000 रन बनाए। तीसरे नंबर पर केन विलियमसन, इन्होंने 139 पारियों में 6000 रन बनाए। जबकि शिखर धवन चौथे सबसे तेज खिलाड़ी बन चुके हैं 6000 रन बनाने वाले, इन्होंने 140 पारियों में 6000 रन बनाए। कितने? 140 पारियों में। आप देख सकते हैं ये है शिखर धवन, ये और 6000 रन बनाने वाले ओवरऑल 10वें बल्लेबाज भी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी एयरपोर्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन बने हैं? तो अदानी एयरपोर्ट के नए सीईओ बने आर.के. जैन। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर.के. जैन अदानी ग्रुप के नए, जो अदानी एयरपोर्ट है इसके नए सीईओ बने हैं। अदानी जो एयरपोर्ट है, अदानी ग्रुप, इनने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी अधिग्रहण किया। मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी अधिग्रहण किया था अदानी एयरपोर्ट ने। और अदानी जो एयरपोर्ट है इसका मुख्यालय, इन्होंने अपना मुख्यालय मुंबई से स्थानांतरित कर अहमदाबाद बनाया। इन्होंने अपना नया मुख्यालय बनाया अहमदाबाद। इससे पहले इनका मुख्यालय मुंबई था, लेकिन ये मुंबई से स्थानांतरित कर अहमदाबाद अपना मुख्यालय ले गए हैं। और इसके साथ अदानी एयरपोर्ट के नए सीईओ बने आर.के. जैन और अदानी का जो मुख्यालय है वो मुंबई से अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ने हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावकों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावकों की जो आवश्यकता को समाप्त कर दिया। जो पुरुष अभिभावक थे उनसे अनुमति मांगना है, किसी प्रकार की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। या कर दिया है सऊदी अरब ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब ने इसको समाप्त कर दिया। बात है सऊदी अरब की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये उद्धार किया जाएगा 6 नदियों का उत्तराखंड में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में किया जाएगा। बात है उत्तराखंड की। तो हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने, 11वीं बार मुख्यमंत्री बने, 11वें मुख्यमंत्री बने, 11वीं बार नहीं 11वें मुख्यमंत्री बने हाल ही में उत्तराखंड के। इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वीं जो मुख्यमंत्री बने, 11वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के। बात आई उत्तराखंड में भारत का पहला, उत्तराखंड में हाल ही में भारत का पहला जो है पुष्पहीन अर्थात क्रिप्टोगेमिक पार्क बना है, अर्थात पुष्पहीन पार्क बना है। पुष्पहीन ऐसे पेड़ पौधों, ऐसी प्रजातियों का पेड़ बनाया गया है जो गैर बीज वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए एक उद्यान बना है, एक पार्क बना है। इसे क्रिप्टोगेमिक पार्क के नाम से जाना जाता है। जो ये बना है उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक पार्क बना है। उत्तराखंड में भारत वाटिका के नाम से एक उद्यान बना है, जिसमें भारत के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के राजकीय वृक्षों को रखा जाएगा। भारत वाटिका नाम से देहरादून में, भारत वाटिका के नाम से कहाँ पर बना है? देहरादून में नहीं बना, नैनीताल में। भारत वाटिका के नाम से नैनीताल में एक पार्क बना है, जिसमें भारत के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के राजकीय वृक्ष नहीं रखे जाएंगे। उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन
कंजर्वेशन सेंटर भी बना है। भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी उत्तराखंड में बना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना। कहाँ पर बना? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी में बना है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बना है। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, उत्तराखंड 2 राजधानियों वाला भारत का 5वां राज्य बना था। भारत का 5वां राज्य बना था उत्तराखंड, जिसकी 2 राजधानी है, एक राजधानी देहरादून है और एक है गैरसैंण। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसमें हाल ही में साइंस सिटी विकसित की गई है और देहरादून में सोंग डैम भी बन रहा है, सोंग डैम बन रहा है। सूर्यधर झील भी बनी है, देहरादून में सूर्यधर झील भी बनी है। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क भी बना है। उत्तराखंड के मुंशियारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क बना है। भारत का पहला मोज गार्डन, ये कहाँ पर बना? नैनीताल में बना है। भारत का पहला मोज गार्डन बना है। यानी ग्रीन रामायण पार्क, भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क ये हल्द्वानी में बना है। भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क बना है हल्द्वानी में। और भारत का पहला यानी फॉरेस्ट हिलिंग स्टेशन ये रानीखेत में बना है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला फॉरेस्ट हिलिंग स्टेशन बना है। उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, वात्सल्य योजना, ये उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण योजना है। उत्तराखंड कब बना था भारत का राज्य? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भारत का राज्य बना था। उत्तराखंड की राजधानी 2 है, गैरसैंण, देहरादून। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल भूमि उपयोग डाटा का संग्रह पूरा करने वाला विश्व का प्रथम महाद्वीप कौन सा बना है? तो हाल ही में डिजिटल भूमि उपयोग डाटा संग्रह का यानी डाटा का संग्रह पूरा करने वाला विश्व का प्रथम महाद्वीप कौन सा बना है? तो ये बना अफ्रीका। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का प्रथम महाद्वीप बन गया जिसने डिजिटल भूमि उपयोग डाटा का संग्रह किया है। ये जो संग्रह किसके द्वारा किया गया? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के DEL पहल के तहत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कलेक्ट अर्थ के उपयोग से किया गया है। ये जो डाटा क्या है वो डेल पहल के तहत कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन ने कलेक्ट अर्थ जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कलेक्ट किया यानी बनाया। और ये डेल की फुल फॉर्म है डाटा फॉर द एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। ये डेल की फुल फॉर्म है डाटा फॉर द एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव पहल के तहत जो FAO है इन्होंने किस सॉफ्टवेयर का यूज कर कलेक्ट अर्थ सॉफ्टवेयर का यूज कर विश्व का प्रथम डिजिटल भूमि उपयोग डाटा का संग्रह करने वाला प्रथम महाद्वीप बना दिया है अफ्रीका। बात आई अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व में सबसे अधिक देशों की संख्या, अफ्रीका महाद्वीप में 55 देशों की संख्या है। यानी सभी महाद्वीपों में देखा जाए तो कितने महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है, इनमें सबसे अधिक देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है? 55 देश है। अफ्रीका महाद्वीप को आशाओं का महाद्वीप कहा जाता है, अर्थात यानी हमारा आशाओं का महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ होप के नाम से जाना जाता है, अर्थात आशाओं का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार का महाद्वीप भी कहा जाता है, अंधकार का महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। और अफ्रीका महाद्वीप को हीरो का महाद्वीप अर्थात डायमंड कॉन्टिनेंट ऑफ डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है, अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचा जो पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है। और अफ्रीका महाद्वीप भारत विश्व का पहला महाद्वीप बना जिसने डिजिटल भूमि उपयोग डाटा का संग्रह पूरा किया। ये विश्व का प्रथम महाद्वीप बना। ये जो कार्य है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया गया। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना सन 1961 में की गई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है और खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्तमान में प्रमुख क्यू डोंग्यू ये खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्तमान में प्रमुख है जो चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक एक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ आ सोसाइटी इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक एक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स लेखक है खेम लता
बखलू, आंसर ऑप्शन नंबर सी खेमलता बखलू के द्वारा लिखी गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री खेमलता बखलू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आ कश्मीरी सेंचुरी। आ कश्मीरी सेंचुरी ये जो पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक यानी द इंडिया स्टोरी, इसको किसने लिखा? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान के द्वारा लिखी गई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान के द्वारा हाल ही में पुस्तक लिखी गई है द इंडिया स्टोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये द इंडिया स्टोरी, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू किया है? तो हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू किया है? तो ये किया नितिन जयराम गडकरी ने। आंसर ऑप्शन नंबर है भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो हाल ही में किसने वर्ष 2021 में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे, लेकिन भारत के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने, तो इन्होंने स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेब वर्कर्स ने डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में वेब वर्कर्स ने डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो क्या कर्नाटक के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर है कर्नाटक में ये डेटा लगाएगी अपना वेब वर्कर्स। तो बात आई है कर्नाटक। कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो जो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई फसलों की खुशी पर हरेला लोक उत्सव मनाया गया? तो हाल ही में किस राज्य में नई फसलों की खुशी पर हरेला लोक उत्सव बनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तराखंड में। आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड के कुमायूं। हरेला कुमायूं का प्रमुख त्यौहार है। तो हरेला उत्सव जो है कुमायूं, जो उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र है, उसका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को शुरू करने की बात करी है? तो एक ये हरियाणा ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में एक यानी ब्लॉक एक उत्पाद नामक योजना को शुरू करने की बात करी। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार की 2 योजनाएं और हैं, एक यानी जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना। और मध्य प्रदेश की योजना एक जिला एक शिल्प योजना। एक जिला एक शिल्प योजना ये उत्तर मध्य प्रदेश की है, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की। अब हाल ही में हरियाणा सरकार लॉन्च करेगा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। हरियाणा सरकार की योजना है, हाल ही में लॉन्च की जाएगी। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम होने थे 2021 में, लेकिन इन्हें 2022 के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। 2022 में होंगे, हरियाणा के पंचकुला में होते। हरियाणा जो है, हरियाणा में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। हरियाणा में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जैसे हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण योजना हरी योजना, अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है हरी योजना। संत महापुरुष विचार सम्मान व प्रसार योजना, संत महापुरुष विचार प्रसार व सम्मान योजना। मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना, मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना। भीमराव अम्बेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना। हरियाणा सरकार पहला राज्य, हरियाणा भारत का पहला राज्य है जो राइट टू रिकॉल पंचायत बिल लाया है। राइट टू रिकॉल पंचायत बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। हरियाणा नवंबर सन 1966 को बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल नए बने बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के राज्यपाल बने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। तो मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना से कंफ्यूज मत कर देना जो उत्तर प्रदेश की है, और ना ही एक शिल्प एक जिला से कंफ्यूज कर देना जो मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत के किस शहर में अपना दूसरा क्लाउड सेंटर लॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत के किस शहर में भारत का दूसरा क्लाउड सेंटर लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में लॉन्च किया गया है दूसरा। पहला लॉन्च किया गया था मुंबई में और दूसरा लॉन्च किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री को जीत लिया? तो हाल ही में किसने फार्मूला 1 रेसिंग ब्रिटिश ग्रांड जो प्री होती है उसको जीत लिया? लुइस हैमिल्टन ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के महान
यानी कि रेसर लुइस हैमिल्टन ने, ये मर्सिडीज़ चलाते हैं, मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन से संबंधित हैं। लुइस हैमिल्टन आप देख सकते हैं, इन्होंने ब्रिटिश ग्रां प्री को जीत लिया। अब बात है कान फिल्म महोत्सव। तो हाल ही में कान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कान फिल्म महोत्सव 2021 में हुए, इनका ये 74वां संस्करण था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कान फिल्म महोत्सव। कान फिल्म महोत्सव 2021 में इनका 74वां संस्करण था और इसमें पाम डी और पुरस्कार जो है कान फिल्म महोत्सवों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो होती है उसको पाम डी और पुरस्कार दिया जाता है। कान फिल्म फेस्टिवल में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है उसे पाम डी और पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया गया इस बार टाइटन को दिया गया, यह पुरस्कार दिया गया टाइटन को। टाइटन की जो फिल्म की निर्देशक हैं वो फ्रांसीसी यानी जूलिया डुकोर्नू ये इसकी निर्देशक हैं। टाइटन फिल्म के निर्देशक कौन है? जूलिया डुकोर्नू। और यह है पुरस्कार पाने वाली फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोर्नू दूसरी महिला निर्देशक बनी है। पाम डी और पुरस्कार पाने वाली यानी जो है जूलिया डुकोर्नू, पाम डी और पुरस्कार पाने वाली जूलिया डुकोर्नू दूसरी महिला निर्देशक बनी है। इससे पहले यह न्यूजीलैंड की जेन कैम्पियन को मिला था सन 1993 में। इससे पहले सन 1993 में जो मिला था, किसे मिला था? विश्व की प्रथम महिला जिन्हें पाम डी और पुरस्कार मिला था कान फिल्म फेस्टिवल में वे थी न्यूजीलैंड की जेन कैम्पियन थी, इन्हें 1993 में मिला था। अब फ्रांसीसी निर्देशक बनी है जूलिया डुकोर्नू जिन्हें पाम डी और पुरस्कार मिला। ये विश्व की दूसरी महिला बनी। इनकी फिल्म टाइटन के लिए मिला है। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं ये जूलिया डुकोर्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया लियोस कैरेक्स को दिया गया। इनकी फिल्म एनेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया लियोस कैरेक्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया कालेव लेंड्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया उनकी फिल्म नीट्रम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया रीनेट रिंसवे को दिया गया उनकी फिल्म द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रीनेट रिंसवेन को दिया गया। ये जो कान फिल्म महोत्सव का आयोजन है फ्रांस में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन करता है फ्रांस होता है। भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया की ए लाइट ऑफ नोइंग नथिंग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए OILDOR अर्थात गोल्डन आई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कान फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया की फिल्म ए लाइट ऑफ नोइंग नथिंग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए OILDOR अर्थात गोल्डन आई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक यानी जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।